नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में मौसम का तापमान भले ही गिर रहा हो, लेकिन सियासत का टेम्परेचर इस वक्त काफी हाई नजर आ रहा है। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो जाहिर है इस वक्त सूबे में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच चल रही आरोप प्रत्यारोपों की कहानी भी चरम पर है। दरअसल इस वक्त कई मुद्दों को लेकर विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है और बयानों को लेकर जो आपसी छींटाकशी चल रही है, उसे राजस्थान की आम आवाम भी देख रही है। और खास तौर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के डीएनए वाला बयान काफी चर्चाओं में है। हंगामा भी हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कह दिया कि शिक्षा मंत्री जब तक अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम इन्हें नहीं सुनेंगे। विधानसभा में बजट बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तंज कसते हुए कह दिया कि जनता ने सरकार चुनी थी जो सर्कस बन गया। ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। मैं कह रहा हूं डबल इंजन की नहीं, ये 4 इंजन की सरकार है। अब डोटासरा का तंज ये कि 4 इंजन की ऐसे कि मुख्यमंत्री और मंत्री का एक इंजन हो गया, एक आपका ब्यूरोक्रेसी का इंजन हो गया, एक आपका पूर्व मुख्यमंत्री का खेमा है उसका इंजन हो गया, एक इंजन आरएसएस का हो गया। ये 4 इंजन है। अब ये चारों इंजन अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। इंजन धू धू कर रहा है और ये इंजन बैठने वाला है। वहीं यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि गोल्फ क्लब को दिल्ली के गोल्फ क्लब की तर्ज पर संचालन करवाने की कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में जो भी गड़बड़ी हुई है इसकी जांच में एसओजी से करवाने की घोषणा करता हूं। तो वहीं पूर्व यूडीएच मंत्री और विधायक शांति धारीवाल ने कह दिया कि मैं खुद चाहता हूं कि सरकार इस मामले की स्पष्ट जांच करवाए। जिस तरह पहले यूडीएच जेडीए के अफसरों को मेंबरशिप दी गई उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आप मेरी बात सुन लो, आप उन दोनों यानी गोल्फ क्लब और पोलो क्लब का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि ये सरकार में जो बैठे हुए हैं ये आपको कुछ नहीं करने देंगे। कुल मिलाकर कहानी ये कि सूबे की सियासत इस वक्त पूरे शबाब पर है, लेकिन कब थमेगा ये सियासी जंग का शोर, आज इसी मुद्दे पर होगी बात। और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत भाई गोयल हमारे साथ हैं और सहयोगी सुरेंद्र सोनी भी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले प्रतीक जी, जिस तरीके से देखिए विधानसभा का जो सत्र चल रहा है और जो आरोप प्रत्यारोपों की जो कहानी है, आज भी विधानसभा में एक बात उठी थी और टीकाराम जूली ने भी इस बात को कहा था कि सरकार किसी की भी आए, चाहे कांग्रेस की आओ चाहे बीजेपी की आओ, जनता हमें चुनकर भेजती है अपने विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। लेकिन अगर विधानसभा में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, शोरगुल होता है, आपसी छींटाकशी होती है, तो जनता को जो एक जवाब देने वाली चीज़ होती है वो भाजपा पर भी लागू होती है, वो कांग्रेस पर भी लागू होती है। और जो माहौल जो पूरा चल रहा है उसे किस तरीके से आप लेते हैं? देखिए, कल भी मैंने विधानसभा की कार्रवाई देखी, आज भी देखी, लेकिन सत्ता पक्ष अभी भी ऐसा उनको लग रहा है कि वो चुनावी मोड में ही हैं या फिर दिल्ली से उनकी कोई पर्चियां आई हुई है और वही पर्चियां मंत्री विधायक वही पर्चियां पढ़ रहे हैं। आप देखिए कि एक सिविल लाइन से आने वाले एक विधायक हैं, वो शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लगते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रपिता जी 1937 के अंदर सावरकर जी के पैर छू रहे थे, तो राष्ट्रपिता का अपमान किया गया सदन के अंदर। उसके बाद में आप देखिए किस तरीके की कल शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि जेल जाने की तैयारी करो। तो आप मुझे बताइए कि क्या शिक्षा मंत्री कोर्ट है, क्या पुलिस है, क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कार्रवाई कोई चल रही है? किस मुताबिक आप कह रहे हैं कि जेल जाने की तैयारी कीजिए? क्या कानून से ऊपर हो गए हैं शिक्षा मंत्री? और शिक्षा मंत्री का पुराना बयान तो सबके सामने है, जब वो आदिवासियों को कहते हैं कि आपके तो डीएनए का चेक कराना पड़ेगा, आपका बाप कौन है ये पता कराना पड़ेगा। तो ये बात सदन में उठनी लाजमी है और जब तक वो शिक्षा मंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन में उनको नहीं सुना जाना चाहिए। और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी यही बोला है कि नहीं सुनेंगे और ये बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी बात, जो ये पूरी चर्चा हो रही है वो बजट के ऊपर हो रही है और मुझे लगता है कि बीजेपी का भी कोई प्रवक्ता यहाँ आता वो बताता
कि आकर के कि किस तरीके की चर्चा कर रहे हैं या क्या उनकी प्लानिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चर्चा से भी वो यहां से भी भाग गए और वो सदन से भी भाग जाते हैं। चर्चा इस मुद्दे पे होनी चाहिए थी कि जो चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत जी की सरकार की थी वो बंद क्यों कर दी गई, उसके बाद में जो लाया गया वो आयुष्मान भारत कर दिया गया। अब उसके अंदर क्लैरिटी नहीं दी कि वो जो है वो सिर्फ गरीब लोगों को मिलेगी कि राजस्थान की पूरी जनता को मिलेगी। उसमें यह क्लैरिटी नहीं करी गई कि 5 लाख ही रहेगा कि 25 लाख रहेगा। उसके बाद में जो 450 का सिलेंडर था, पिछले दिनों अखबारों में छपा कि वो उसकी सब्सिडी मिल ही नहीं रही है। इन्होंने वादा किया था कि किसान की आय को जो किसान सम्मान निधि है उसको 12,000 ले जाएंगे, लेकिन बढ़ाए कितने, 2,000 रुपए सालाना, मतलब 16 रुपए प्रतिदिन। 16 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा तो टैक्स ले लेती है राज्य सरकार किसान से, और उनको 16 रुपए का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब चुनाव में यहां आए थे तो उन्होंने बोला था कि हरियाणा और गुजरात से सस्ता पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिलने लगेगा सरकार बनने के साथ ही। उसके ऊपर कोई क्लैरिटी इन्होंने दी नहीं है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बंद करते जा रहे हैं और उसके ऊपर कोई क्लैरिटी दी नहीं है। 5 जो मेडिकल कॉलेज हैं उसकी मान्यता केंद्र सरकार ने रद्द कर दी, उसको आगे दी नहीं है, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी दी नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के गोलमोल और ये इस तरीके का रजवाड़ों वाले जो बजट आते थे कि मैं मेरी हवेलियों को सुधार लूं, फिर उसको रेंट पे चढ़ा दूं, फिर उससे किराया वसूल लूं, तो ये उसी तरीके का बजट जो है वो दिया कुमारी जी लेकर के आई है। ठीक है, गोयल साहब क्या लगता है कि चूंकि आपके लिए कोई भी पार्टी हो, एक विश्लेषक के तौर पर अगर हम जाने कि इस समय जो पूरा माहौल जो बना हुआ है, ठीक है, बजट यहाँ पर पेश हो चुका है, बजट पर बहस भी इस समय चल रही है, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, कुल मिलाकर लगता क्या है कि केवल ये सियासी बयानबाजियां ही चलती रहेंगी या कुछ होना भी है? प्रदीप जी, स्पष्ट तौर पर वर्तमान में जो सदन की कार्रवाई देखने को मिलती है बहुत निराशाजनक है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आप याद करिए भैरव सिंह शेखावत का टाइम, वो वक्त आप याद करिए जब भैरव सिंह जी शेखावत जैसे नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। उन्होंने एक कीर्तिमान कायम किया, सदन की परंपराओं को जो मर्यादा उन्होंने जो एक दिशा प्रदान की, जो उच्च कीर्तिमान स्थापित किए मर्यादा के और संसदीय परंपराओं के, वो सारी परंपराएं अब कहीं नजर नहीं आती हैं। और मैं नहीं कहता कि केवल नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आती है या विपक्ष की तरफ से आती हैं, लगता है संभवतः सत्ता पक्ष की तरफ से भी वो गंभीरता और वो शालीनता शायद कहीं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अब जिस तरह से सदन को चलने नहीं दिया जाता है, मैं कहता हूं कि आप सदन को चलने दें, आप सदन को बाधित नहीं करें। आप सदन में जनता की पैरवी करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, वो जनता की पैरवी करते हैं, अपने क्षेत्र के मतदाताओं की पैरवी करते हैं। वो वहाँ पर मुद्दों को उठाएं, मुद्दों पर बात करें। डिबेट की कोई क्वालिटी होनी चाहिए, वो कोई गुणवत्ता तरीके से डिबेट होनी चाहिए, लेकिन वो सब देखने को नहीं मिल रहा। अब एक तरफ तो और फिर जिस तरह से खुद कांग्रेस में जिस तरह की अंतर्कलह देखने को मिलती है ना, तो कांग्रेस में इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा शेरो शायरी करे, कौन एक दूसरे को ज्यादा उछाले, कौन ज्यादा अपने आप को सुर्खियों में लाए। इस तरह का एक और रिवाज कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा में एक होड़ लगी हुई है, चूंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, लेकिन उन्हें लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा एक तरह से उनको दबाने का काम करते हैं, एक तरह से पूरी तरह से हावी उन पर हो जाना चाहते हैं। अब डोटासरा ने कहा कि साहब 4 इंजन की सरकार है, बिल्कुल ठीक कहा कि 4 इंजन की सरकार है। आपने बताया कि किस तरह से 4 इंजन की सरकार है, लेकिन साहब जनाब आप भी देख लीजिए कि आपके यहाँ कितने इंजन की सरकार है। आपके यहाँ अशोक गहलोत की सरकार है, आपके यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा की सरकार है, टीकाराम जूली का आपका एक अलग लॉबी है, आपके भवन जितेंद्र सिंह की एक अलग लॉबी है, आपके सचिन पायलट की एक अलग लॉबी है। आप भी जरा वो देख लीजिए, आप देखिए ना, आप हरीश चौधरी बायतू से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, वो सचिन पायलट के लिए क्या बोल रहे हैं कि वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि जो नेता अवैध रूप से फोन टेपिंग करवाता है, जो इस तरह का कुकृत्य करता है, वो पार्टी का नेतृत्व करने के लायक नहीं है। सचिन पायलट एक बहुत काबिल नेता है, मैं उनमें नेतृत्व करने की क्षमता देखता हूं, और मैं जो नेता इस तरह की कुकृत्य करते हैं मैं उनकी घोर भर्त्सना करता हूं। अब देख लीजिए किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आप देख लीजिए जो भाकर के कांग्रेस के विधायक के सचिन पायलट समर्थक है मुकेश भाकर,
वो स्पष्ट तौर पे जो उस समय शिक्षा मंत्री होते थे सुभाष गर्ग, उन पर सीधा हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब आपने ठीक है पेपर लीक के प्रकरण में हमने भी कार्रवाई की, आपने भी कार्रवाई की। गोयल साहब, यहाँ पर ये भी है ना, जो शब्द बाण जो चला रहे हैं, जो शब्दों का जो मायाजाल जो खेला जा रहा है, और जिन शब्दों के जरिए एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है, क्या वो ठीक मानते हैं? नहीं, शब्दों का मायाजाल बिल्कुल ठीक नहीं है। ना सदन के बाहर अच्छा है, ना सदन के अंदर अच्छा है। अब आप देखिए ना कि जब कोटा में गोविंद सिंह डोटासरा ने किस तरह से खुलेआम जो शब्द बोले पुलिस के आईजी रेंज को, कोटा रेंज को, किस वो शब्द क्या शोभायमान थे? क्या नहीं थे। लेकिन एक तरफ और एक शौकत तस्वीर हमको सामने आई जब कांग्रेस के आदर्श नगर के विधायक रफीक खान ये कहते हैं कि साहब दिया कुमारी ने वो महिला है, उन्होंने बजट पेश किया, हमें अच्छा लगा, और हम दिया कुमारी ने एक अच्छा बजट पेश किया, उनकी तारीफ की, उनकी प्रशंसा में कशीदे गढ़े। तो एक तरफ वो भी चीजें देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि सिद्धांतों की राजनीति नहीं हो रही है, सुविधा की राजनीति हो रही है। किस व्यक्ति की किस तरह से कोई सुविधा बन पड़ी है। अब कालीचरण सराफ को आप देख लीजिए, वो सीधे सीधे उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उन्होंने ला दिया, जबकि आमतौर पर सत्ता पक्ष के लोग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लाते हैं, विपक्ष के लोग इस तरह का प्रस्ताव लाते हैं। उन्होंने गोल्फ क्लब और ये जो तमाम इस तरह की संस्थाएं हैं उन पर उन्होंने हमला बोला। हालांकि मुख्यमंत्री इस बात के लिए पहले से तैयार थे और उन्होंने एसओजी से जांच की घोषणा करवा दी। तो जिस तरह की तमाम गतिविधियां देखने को मिल रही हैं राजनीति में, वो निश्चित रूप से अप्रत्याशित। ठीक, सुरेंद्र, पिछले दिनों में जब से विधानसभा शुरू हुई, आपने भी कई नेताओं से वहां पर बातचीत की है, उन लोगों का जो क्योंकि यहाँ विषय है कि जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जो तंज कसे जा रहे हैं, उसका पूरा पूरी जो तस्वीर है वो राजस्थान की जनता भी देख रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल बड़ा इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है। देखिए कि बीजेपी में इस वक्त जो है वो एक बड़ी अलग रोचक तस्वीर नजर आ रही है कि तू डाल डाल में पात पात, और दूसरी तस्वीर नजर आती है कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। अब विधायक मंत्री अपनी डफली अलग बजा रहे हैं, विधायक अलग बजा रहे हैं, मंत्री अलग बजा रहे हैं, अधिकारी अलग बजा रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार डोटासरा जमकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। अब आप देखिए कि आज मैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी से इसलिए मैं ज़्यादा उनके पक्ष में रहूंगा क्योंकि वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि बीजेपी जो है वो धरातल पर मुद्दों की बात को बिल्कुल सिरे से नकार रही है। न वो किसी मुद्दे पर बात करना चाहती है, न वो चर्चा करना चाहती है। इसलिए लगातार डोटासरा विपक्ष पर हमलावर इसलिए हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के 4 इंजन हैं जो दूध दूध करके जो है वो धीरे धीरे चल रहे हैं। अब देखिए कि सरकार चुनी थी लेकिन वो सर्कस बन गई। तो ये तमाम चीजें हैं, ये बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। रॉबर्ट ब्रुक्स की एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति सच को सच कहने की अगर हिम्मत खो देता है तो वो इंसान मरा हुआ समझता अपने आप को। तो अब यहां पर बीजेपी जो है वो सच का सामना नहीं करना चाहती है, बीजेपी मुद्दों पर बात करना नहीं चाहती है। अगर मुद्दा अगर उनको बताते हैं तो उन पर जो है वो पलटवार नहीं होता है, वो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। तो तमाम तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता समझ रही है। और देखिए इस वक्त राजस्थान में सबसे बड़ा जो मुद्दा अगर उछल रहा है तो वो है आरजीएच व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। लोगों की जेब पर इतना भारी भरकम वजन आ रहा है कि लोग जो हैं वो अपनी जमीन, अपने जो ज्वेलरी उसको गिरवी रख करके वो दवाइयों को लेकर के मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। बात रही विधानसभा की, तो देखिए कि जब डोटासरा या जूली बोलते हैं, सच बात अगर बोलते हैं, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। अब आंखों देखिए, अगर तस्वीर पर अगर पट्टी बांधेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के तमाम जो कैडर बेस्ड पार्टी अपने आप में कही जाती है, अगर उस कैडर पर अगर हम ध्यान दें तो वो यही चाहते हैं कि अंधभक्त की तरह आप हमारी जय जयकार करें, सही बात को, झूठी बात को आप सही साबित करें, सही मुंह में राम और बगल में छुरी वाली बात ना करें। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो प्रदेश की जनता देख रही है। मैं तो सिर्फ कैडर बेस पार्टी को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी आंखों के चश्मों को साफ करें और बिल्कुल सही तस्वीर देखें कि राजस्थान में इस वक्त क्या तस्वीरें बन रही है, उन तस्वीरों में कब सुधार आएगा और वो तस्वीरें कब सुधरेगी। प्रतीक जी, क्या लगता है ये जो डोटासरा जी ने जो 4 इंजन जो बताए हैं, थोड़ा सा अगर इसको विस्तृत रूप से देखें तो किस तरह से देख रहे हैं राजस्थान की राजनीति को?
देखिए, राजस्थान के अंदर मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी ने तो 4 इंजन बताए, लेकिन अगर और अंदर जाकर के अपन देखेंगे तो और बहुत सारे इंजन देखने को मिल जाएंगे। आप देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री से नहीं बनती है, उप मुख्यमंत्री की एसीएस से नहीं बनती है। विधानसभा में आज एक कांग्रेसी लीडर ने कहा भी था कि मुझे लगता है कि यहाँ डब्बे नहीं है, सारे ही इंजन है, सारे इंजन है। यही तो बात हो रही है। एसीएस की बात जो है वो उप मुख्यमंत्री नहीं सुनती है, उप मुख्यमंत्री की बात एसीएस नहीं सुनते हैं, एसीएस अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं, मुख्यमंत्री की बात को तवज्जो नहीं देते हैं। वो दिल्ली से जो चीज आती है, जो पर्ची आती है, एसीएस उसके हिसाब से काम करते हैं, मंत्री अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और इसी चीज से नाराज होकर के आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा जी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जी को उम्मीद तो थी कि उप मुख्यमंत्री देंगे या कोई भारी भरकम उनको महकमा देंगे, लेकिन महकमे के भी टुकड़े करके उनको दे दिए। जैसे कृषि दे दिया, विपणन नहीं दिया, तो विपणन उन्होंने दूसरों को दे दिया। उसके बाद में ग्रामीण विकास दे दिया, तो पंचायती राज नहीं दिया। और इसी से नाराज होकर के, क्योंकि उनके समर्थक ये कह रहे थे कि बाबा साहब हमने तो आपको देख करके वोट दिया था, लेकिन हुआ क्या, मिला कुछ भी नहीं। और इसी की वजह से वो प्रेशर पॉलिटिक्स करके और वो चले गए। अब दूसरी बात, आप अगर अध्यक्ष जी की जो डोटासरा जी की बात अगर हम सुनेंगे, कल की बात में उन्होंने सारे मुद्दों की बात करी है, चाहे से पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए, किसान की बात कर लीजिए, चिरंजीवी योजना की बात कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात कर लीजिए। और यही जनता भी यही बात समझ चुकी है। सरकार आने के बाद देखिए आप, दो तो उपचुनाव हुए, 2 एमएलए की सीट पे, और एक लोकसभा के चुनाव हुए थे, और इनकी हालत यह हुई कि बिना एमएलए के मंत्री बना दिया, और उस मंत्री को जनता ने नकार दिया, क्योंकि जनता के काम ही नहीं हो रहे। उसके बाद में लोकसभा के अंदर आप देखिए 11 सीटें ये हार गए। जो हमने पिछली बार लाखों से वोटों से हारी हुई थी, हमने वो गैप फिल करके और लाखों वोटों से जीते हैं। और इनकी हालत क्या हो गई, उसी के साथ एक और उपचुनाव हुए थे, उसके अंदर हार गए। अब वापस 5 उपचुनाव होने वाले, जनता ने इनके ऊपर विश्वास खो दिया है, जनता समझ चुकी है उनका कोई काम नहीं हो रहा। अखबारों के अंदर रोज ये जो कहते थे नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, विधानसभा में जवाब दिया है कि 6 महीने के अंदर, मतलब 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 20,667 जो महिलाओं के अत्याचारों के जो केस हैं वो दर्ज हुए हैं। इनकी सरकार के अंदर महिला अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और काम हो ही नहीं रहा है जनता का, इसलिए जनता त्रस्त हो गई है। आपको 5 उपचुनाव जब होंगे उसका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। क्या गोयल साहब, आपको भी लगता है कि वाकई इतने सारे इंजन हैं, पूरी ट्रेन में डब्बे है ही नहीं? देखिए प्रदीप जी, माफ करना, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं इत्तेफाक मैं नहीं कह रहा हूं, ये डोटासरा जी और कांग्रेस के लीडर सुनिए, और मैं सुरेंद्र सोनी जी की बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता। आप कह रहे हैं कि सब ये तो केवल यहाँ पर इंजन डिब्बे नहीं है। सब देखिए, ये बीजेपी में जो मैं मान के चलता हूं, बीजेपी आलाकमान के कहने से चलती है। बीजेपी में कैडर बेस पार्टी है, कांग्रेस की तरह नहीं है कि एक लोकेश शर्मा जैसा एक कर्मचारी और सरेआम मुख्यमंत्री पर स्पष्ट तौर आरोप लगा दे और मुख्यमंत्री जी उस आरोप का आज तक स्पष्टीकरण नहीं दे। ऐसा किसी पार्टी में नहीं हुआ, ऐसा किसी पार्टी में नहीं हुआ। डीजीपी बीएल सोनी ने कितने गंभीर उन पर आरोप लगाए। गृह मंत्री रहते हुए बीजेपी में चले गए, बीजेपी में जाने से पहले आरोप लगाए, आरोप लगाए तभी तो एंट्री खुली, आरोप लगाए तभी तो एंट्री खुली उनकी। क्यों नहीं वो उनकी एंट्री तभी तो खुली। अशोक गहलोत क्यों नहीं उस स्पष्टीकरण क्यों दे? सरकार है ना, जांच करा लीजिए, सरकार है, स्पष्टीकरण सरकार कराइए, जांच कराएंगे, वो तो जांच स्पष्टीकरण की कोई करिए। वो तो सरकार अभी तक नहीं कराई कोई जांच, लेकिन वो लाल डायरी भी एक ले लेकर के बड़े नाम करे थे मोदी जी ने, वो लाल डायरी की भी कोई जांच नहीं हो रही है। सोनी जी कह रहे थे सब चिरंजीवी योजना, अरे भाई चिरंजीवी योजना के नाम पर कितना सारा भयंकर भ्रष्टाचार कांग्रेस शासन में हुआ है। वो 2000 का मोबाइल 10,000 रुपए सरकार में उसके पास हुए, किस तरह बड़ा स्कैम वो हुआ मोबाइल के नाम पर। देता हूं मोबाइल, ला दीजिएगा मुझे। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, जब बल्क परचेज होती है तो 2000 में भी मोबाइल दे रहा हूं आपको। जो मोबाइल लोगों को दिए गए वो 2000 से ज्यादा के नहीं थे। तो जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया और बिजली कंपनियां सारी बैठा दी गई, क्या या ई फ्री के नाम पर क्या आप देश को बर्बाद करना चाहते हो या स्टेट को बर्बाद करना चाहते हो? इन्होंने बंद कर दिया क्या? 71,000 रुपए प्रति व्यक्ति का कर्जा है, इन्होंने बंद कर दिया क्या? इन्होंने कर्जा बढ़ाया है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा बजट? इसलिए आपने बजट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं विनम्रता से, आपने बजट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? है 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेना पड़ेगा इस सरकार को, 27,000 करोड़ रुपए का। कम कर देते। पुरानी देनदारी तो क्या पुरानी देनदारी नहीं, बजट का है, इस बजट का है। अरे इस बजट का है सर, आप या तो पढ़ के नहीं आए बजट पूरा। अगर आपने बजट पढ़ा है तो आपको पता होता 27,000 करोड़ रुपए का जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, बजट नहीं लेना पड़ेगा क्या? आपसे पूछ रहा हूं मैं। घाटे का बजट पेश किया गया है, घाटे का 27,000 करोड़ के घाटे का बजट पेश है।
ये मुद्दा आज भी उठा था विधानसभा। हाँ बिल्कुल, 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेना पड़ेगा। तो गोयल साहब, आप क्यों बोल रहे हैं फ्री बांट करके कर्जा ले लिया? गोयल साहब, मैं तो केवल ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आज का जो विषय है, ये हमारा विषय यही है कि जो ये शब्द बाण जो चल रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोपों की जो कहानी जो चल रही है, जो कांग्रेसी लीडर सीधा सा ये कह रहे हैं, एक कांग्रेसी लीडर कह रहे हैं कि 4 इंजन है, एक कह रहे हैं कि इंजन है ही नहीं, सारे डब्बे नहीं है और सारे ही इंजन है। तो ये क्या वाकई राजस्थान में स्थिति है क्या ऐसी, वो जानना चाह रहा हूं। देखिए प्रदीप जी, राजनीतिक दलों में गुटबाजी लॉबिंग हर एक पार्टी में होती है। मैंने आपको निवेदन किया, कांग्रेस में भी भयंकर गुटबाजी है। आज इनकी सत्ता नहीं है तो भी इनके यहाँ गुटबाजी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है प्रत्यक्ष तौर पे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा उन पर हावी रहना चाहते हैं। तो तमाम तरह की बातें आज भी हैं। हरीश चौधरी स्पष्ट तौर पर अशोक गहलोत को बदनाम कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो सुभाष गर्ग पर लोग तंज कस रहे हैं। तमाम तरह की बातें हैं। तमाम इनके मंत्री हार गए, कोई वापस विधानसभा में लौटा नहीं, 1-2 मंत्री को छोड़कर। तो ये तो एक पुरानी परंपरा है, पुराना एक कहना चाहिए कि ये तो राजनीति की एक स्थिति है, विकृति है आप कह लीजिए। तो लॉबिंग तो हर एक पार्टी में है, लेकिन अनुशासन में तो कांग्रेस की बजाय बीजेपी में ज्यादा देखने को मुझे मिलता है। तो प्रतीक जी, क्या लगता है कि ये गोयल साहब भी कह रहे हैं कि बीजेपी में ज़्यादा अनुशासन है, लेकिन जो पूरा जो माहौल जो बन रहा है, और हाल ही में जब अगर बीजेपी की बात की है तो बीजेपी में जो 2 दिन पहले जो कार्य समिति की बैठक जयपुर में जो रखी गई थी, क्या इसके पीछे आप 5 उपचुनाव को लेकर लेते हैं या सबको एक जाजम पर इकट्ठा करने को देखते हैं? देखिए, पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति आकर के मुझसे भी ये कह सकता है कि आपने काम सही नहीं किया, और राहुल गांधी जी उसको सहज स्वीकार करते हैं। और सच बात यही है कि हमारी पार्टी के अंदर वाकई में लोकतंत्र है। आज मुझे भी अगर कोई बात पार्टी के अंदर नहीं लगती है तो मैं जाकर के बोल सकता हूं, लेकिन बीजेपी के अंदर ये बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए, राजस्थान ही नहीं, इनकी जो ये गुटबाजी है वो जब लोकसभा के चुनाव के बाद इतनी चरम पर आ चुकी है कि चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे हरियाणा ले लीजिए, चाहे राजस्थान ले लीजिए, अब इनके खुद के नेता ही ये कह रहे हैं कि हमारे काम ही नहीं हो रहे। यही जो जोगाराम पटेल, जो अभी संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये जब जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री आए थे तो इनको घुसने नहीं दिया, और फिर यही आरोप लगा रहे थे कि जो 1-1 लाख रुपए की लेकर के आता है बैग, उसको मिलने देते हैं। यही थे ना वो मंत्री जो जोगाराम पटेल जो आरोप लगा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी के तो पहले तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि सरकार चलाई कैसे जाती है, और इसी का फलस्वरूप ये हुआ कि जहां के रहने वाले भरतपुर के, वहां की लोकसभा सीट भी हार गए, उसके पास की धौलपुर की भी हार गए, उसके बाद की दौसा की भी हार गए, टोंक सवाई माधोपुर भी हार गए, और 2 उपचुनाव हुए वो भी हार गए। तो आने वाले 5 चुनाव हैं जो बीजेपी को पता है कि बड़े कठिन होने वाले हैं, और 5 में से एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इसलिए वो कार्य समिति की मीटिंग रखी गई थी। जनता विश्वास खो चुकी है सरकार पे। अब जनता सिर्फ यही वेट करती है कि कोई सा भी चुनाव आएगा बीजेपी के खिलाफ ही वोट देना है। क्या गोयल साहब, आपको भी ये लग रहा है? देखिए, आमतौर पे राजस्थान में उपचुनावों का इतिहास कांग्रेस के पक्ष में रहा है। नहीं, सत्ता के पक्ष में रहे हैं, सत्ता की जो होती है जिनकी, हाँ यही हुआ है। समझिए, तो आमतौर आप देख लीजिए, कांग्रेस के पक्ष में रहा है। अधिकतर उपचुनाव कांग्रेस ने जीते हैं। अभी प्रतीक जी कह रहे थे कि साहब राहुल गांधी से कोई भी जाके मिल सकता है। जहां तक राहुल गांधी की बात है, मुझे आप महेंद्र सिंह मालवीय को आप देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी से मिलना चाह रहा था, मुझे मिलने नहीं बता दिया, मुझे मिलने नहीं दिया गया। तमाम जो नेता कांग्रेस में गए, डॉक्टर करण सिंह यादव, वो भी यही आरोप लगाते रहे कि साहब राहुल गांधी से मिलना ही संभव नहीं है। और वो बेचारे वो जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो एक कर्मचारी की तरह काम करते हैं, मुनीम की तरह काम करते हैं। तो जिस तरह से राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा ऑरा है, जिस तरह से हर कोई उनसे मिल नहीं सकता, तो ये बात तो कम से कम आप मीडिया में नहीं कहें कि सब राहुल गांधी से हर कोई मिल भारत सकता जोड़ो है। यात्रा में चले, आम जनता जाकर भारत जोड़ो यात्रा की बात अलग है, भारत जोड़ो यात्रा की बात अलग है, उनसे घर में जाकर नहीं मिल सकता कोई भी। आपने देखा नहीं क्या? सड़क पर कोई मिल सकता है, घर पे नहीं मिल सकता। मोदी जी सड़क पे भी मिलना दुश्वार है मोदी से। तो बीच में जाली लगाते हैं, उधर बच्चे होते हैं, इधर खुद होते हैं, वो बच्चों से भी डायरेक्ट नहीं मिलते मोदी जी। ये तो सुरक्षा वजह रहती है, ये तो प्रोटोकॉल रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं। तो बीच में आप वो लगा लेंगे, बाढ़ लगा लेंगे, बच्चों से मिलने के लिए बाढ़ लगा लेंगे बीच में, तो वो तो बीच में बाढ़ लगाते हैं, बच्चों से मिलने के लिए बीच में बाढ़ लगा लेंगे। सुरक्षा वजह रहती है। ये बाढ़ लगाने की कौन सी सुरक्षा है? बच्चे क्या कर लेंगे? नहीं प्रतीक जी, वो एक प्रोटोकॉल है, चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो तमाम तरह की। अरे आपके या तो प्रोटोकॉल है तो आप पूरी बैरिकेटिंग कीजिए, या तो पूरी बैरिकेटिंग कीजिए, या नुकीले तार लगा करके बच्चों को रोक रहे हैं क्या आप?
नुकीले तार मुझे नहीं लगा पता करके। कौन से ये प्रकरण की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। आपको लेकिन फोटो भेज दूंगा मैं। जी बात मीडिया में जी तो आई हुई है। जी जारी रखिए गोयल साहब। तो अभी आप जोगाराम जी की बात कर रहे थे, मैंने भी ये मीडिया में पढ़ा है कि उनको इस तरह की बात उनके साथ हुई। आज लेकिन- विधानसभा में भी इस बात हाँ, का जिक्र तो ये हुआ। हो सकती है, ये चीजें बहुत सामान्य सी चीजें हैं। ऐसे कांग्रेस में भी इस तरह की बहुत बार इस तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो हम लबोलुआब यही है कि हमें सदन की गरिमा बना के रखनी होगी, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, क्योंकि वो गरिमा तो पहले जैसी अब नहीं रही है, ये तो स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है। जी प्रतीक जी। देखिए सदन जैसे चलना चाहिए वाकई में वैसे ही चलना चाहिए, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो जनता के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और सरकार जब चुन करके आई थी, जो वादे करके आई थी, उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बीजेपी वो मुद्दों पे बात करना ही नहीं चाहती है। अगर वो मुद्दे पे बात नहीं करके वो बोलेंगे कि राष्ट्रपिता तो 1947 में सावरकर के पैर छू करके आए थे, कभी कोई कुछ बोलेगा कभी कोई कुछ बोलेगा, तो ये मुद्दों से भटकाने की बात हो रही है। क्योंकि इन्होंने वादा किया था, इनके प्रधानमंत्री ने राजस्थान में आकर के, कि जनहितैषी नीतियां, जनहितैषी जो योजनाएं हैं वो बंद नहीं करी जाएंगी। लेकिन सारी योजनाएं बंद है, चाहे 450 रुपए के सिलेंडर की बात कर लीजिए, चाहे चिरंजीवी बीमा योजना की बात कर लीजिए, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बात कर लीजिए, फ्री बिजली में 30 लाख कंज्यूमर वो रजिस्टर्ड नहीं करा पाए, तो उसके लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि वो किस तरीके से कराएंगे। जो कृषि के अंदर जिन्होंने नए कनेक्शन ले लिए उनको 2000 यूनिट जो फ्री मिलती थी उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए ढुलमुल रवैये से सरकार चल रही है और इसीलिए मुद्दों से भटकाने के लिए इधर उधर की बात सत्ता पक्ष कर रहा है सदन के अंदर। ठीक है सुरेंद्र, फाइनली क्या लग रहा है कि अब राजस्थान में राजनीति ये यूं ही चलने वाली है या वाकई में कुछ भला होगा राजस्थान की जनता का? देखिए, सरकार को बने लगभग 7 महीने हो गए हैं और जब सरकार नई नई आई थी तब कहावत कहते हैं ना कि नई बात 9 दिनों तक लागू होती है, फिर बाद में वही पुरानी हो जाती है। अब आप देखिए कि बीच में भजन लाल सरकार ने या भजन जी ने खुद ने कहा था कि मैं जब पब्लिक में चलूंगा तो मेरे लिए कोई कन्वे नहीं होगा, मैं पब्लिक के बीच में चलूंगा। चलिए ठीक है साहब, 2-4 दिन 5 दिन आप चल लिए, लेकिन अब क्या स्थिति है? अब इन बरसात के दिनों में जब कन्वे लगता है तो बड़ा लंबा जाम लग जाता है। दूसरी तस्वीर कि भाजपा पार्टी कार्यालय पर जो है वो कार्यकर्ता और पदाधिकारी सुनवाई कर रहे थे, वो सुनवाई कितने दिन तक चली? 4 दिन तक, वही बात पुरानी हो गई। अब तमाम जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं धरातल पर बिल्कुल साफ तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। पहले बीजेपी कहती हम ऐसा करेंगे, 4 दिन तक आपने चला लिया, फिर बाद में वही पुराना ढर्रा वो हो गया। अब आप देखिए कि भजन सरकार का जब बजट बना तब 2 तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक वो टीम है जो अशोक गहलोत के साथ खड़ी है और आज भी भजन सरकार का बजट जब बना तब भी वही टीम थी, बस खाली चेहरे जो हैं वो इधर उधर हुए हैं, जिसको कहा जा सकता है कि पिक्चर पुरानी है, किरदार बदले हैं। किरदार सिर्फ यहां पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी पिक्चर वही पुरानी है। तो देखिए कि जो अशोक गहलोत की सरकार में जो बजट बना रहे थे वही कर्मचारी वही अधिकारी आज भजन सरकार में बजट बना रहे हैं। बदला क्या है? बदला कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहां पर किरदार बदले हैं, बाकी पिक्चर हमारी वही नजर आ रही है। अब आप देखिए कि अभी हाल ही में भजन सरकार ने कहा कि हम जो है वो गरीबों को मुआवजा देंगे, जमीन को लेकर के हम 25% मुआवजा देंगे। अशोक गहलोत के टाइम पर भी यही ऑर्डर निकला था और इस वाले ऑर्डर में आज मैंने लगभग जो है वो 3-4 बीजेपी के मंत्रियों से इसी पर सवाल किया, उनके मुंह पर ताला था, कोई जवाब नहीं था। अब मंत्रियों का यही कहना है कि ये मुख्यमंत्री का सवाल है, मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। अरे भाई, आप भी तो कहीं ना कहीं इस राजनीति के अखाड़े में या इस सरकार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो सरकार या हमारे जरिए जो है वो प्रदेश की जनता सवालों का जवाब जानना चाहती है, क्योंकि जब जनता को सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर मीडिया अपनी भूमिका निभाती है। लेकिन यहां पर मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना, यहां पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन देखिए कि जिस तरीके से विधानसभा में अब यहां पर तू मेमे की लड़ाई हो रही है, 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो निश्चित तौर पर अब भजन सरकार को एक बहुत बड़ा स्टैंड यहां पर उठाने की जरूरत है। भजन सरकार को अपने चश्मों के जो कांच हैं उनको साफ करना जरूरी है, तभी स्थितियां साफ होगी, तभी तस्वीर साफ होगी। तो बिल्कुल देखिए, राजस्थान की जो आम आवाम ने, कांग्रेस हो बीजेपी हो, उनके सामने यही ऑप्शन होता है और ये चर्चा आज विधानसभा में भी उठी और टीकाराम जूली ने भी साफ तौर पर इस बात को माना और वाकई एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात को भी कहा
कि हम कांग्रेस और बीजेपी के लोग वही हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन पब्लिक को उम्मीद होती है कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो दुख दर्द हैं, जो राजस्थान के प्रदेश के जो विकास के लिए होना चाहिए, वो हमें सबको यहाँ पर मिलजुल कर करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है ये, और ये अगर सोच है तो बेहतर है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आप किसी पर कमेंट जरूर कीजिए, अपनी बात रखिए, लेकिन शब्दों का अगर चयन आपका बेहतर होगा तो शायद अच्छा होगा। क्योंकि जिस तरीके से मदन दिलावर का बयान, चाहे वो डीएनए के मसले को लेकर हो, चाहे डोटासरा को जेल भेजने के मामले को लेकर हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं, और जिस तरीके से शांति धारीवाल ने भी आज जो अपने बयान में जो रिप्लाई किया पोलो क्लब वगैरह के मसले को लेकर, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि यहाँ पर ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी, दोनों के ही मुख से जो शब्द निकलते हैं वो वाकई चर्चाओं का रूप आखिर तक, लंबे वक्त तक वो चर्चाएं बन जाती है। बहरहाल गोयल साहब और प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान की जनता को आने वाले वक्त में हमारे ये जो नेता हैं, हमारे जो एक पैरोकार जो हम कह सकते हैं कि सरकार के जो पैरोकार हैं, ये प्रदेश के विकास के लिए बेहतर सोच रखेंगे और अच्छा विकास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।